देखिए, जो हो रहा है वो खुली आंखों से पूरे देश को दिखाई दे रहा है। हो ये रहा है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी विपक्षहीन राजनीति चाहते हैं इस देश में। संसद में कोई सवाल करने वाला न हो, कायदे कानून बिल पास करा लिए जाए विपक्ष की गैरहाजिरी में, 150 सांसदों को निलंबित कर दिया जाए। सड़कों पर अगर कोई निकले तो उसे उसके रास्ते में जितनी बाधाएं हो सके, चाहे विपक्ष का कोई नेता यात्रा करे तो उसे रोकने की भरसक कोशिश की जाए। कोई असहमत समूह अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करे किसानों की तरह, तो उसके रास्ते में भाले गाड़ दिए जाएं, खाइयां खोद दी जाएं। और जब ऐन चुनाव का वक्त आए तो देश की सबसे पुरानी पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल को चुनाव मैदान में जाने से पहले नख दंत विहीन कर दिया जाए, उसके सारे संसाधन छीन लिए जाएं, उसकी गुल्लक में जो पैसा है उसके ऊपर अलीगढ़ी ताला लगा दिया जाए। ये राजनीति का तौर तरीका है सत्ता में बैठे लोगों का। मुझे नहीं लगता, आपने पूछा चल क्या रहा है, ये जो चल रहा है वो तो सबको दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि चल क्यों रहा है। ये इसलिए चल रहा है कि पिछले 10 साल के शासन की कोई विशेष उपलब्धि इस सरकार के पास नहीं है जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाए। बार बार कोई नैरेटिव बनाने की, साधने की कोशिश की जाती है, एजेंडा सेट करने की कोशिश की जाती है, पर कुछ सध नहीं रहा। आज 2 महीने हुए हैं पूरे, कल हो जाएंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुए 2 महीने हो जाएंगे। उस वक्त हम और आपको भी लगा था और पूरे देश को ऐसा लगा था कि अकेले राम मंदिर की नाव है जिसमें बैठकर बीजेपी चुनावी वैतरणी को पार कर लेगी, लेकिन वैसा होते नहीं दिखा। ऐसा लगा कि अकेले राम नामी ओढ़कर चुनाव में जीत हासिल नहीं की जा सकती, तो फिर दूसरे तौर तरीके अपनाए गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काल चक्र उल्टा घूमना शुरू हो जाता है। बीजेपी के साथ यही हो रहा है, उसके अच्छे दिन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वरना कोई कारण नहीं है कि एकदम एन वक्त पर, चुनाव के वक्त पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का इतना कड़ा फैसला आ गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो पीआईबी के जरिए सेंसरशिप लादने की कोशिश होने वाली थी हमारे आपके ऊपर, उस पर रोक लगा दी। तो लगातार ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि उनको यह समझ में आ रहा है कि चुनाव बहुत कठिन होता जा रहा है। और इसकी एक वजह और है, कांग्रेस के साथ इंडिया नाम के गठबंधन का एकजुट हो जाना। हम नहीं जानते चुनाव में वे क्या कर गुजरेंगे, सचमुच में कोई बड़ी चुनौती दे पाएंगे कि नहीं, लेकिन आज तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये गठबंधन अच्छे से चुनाव लड़ने जा रहा है। तो अब एक आखिरी तरीका अपनाया गया जिसे आपने सप्लाई चेन कहा है। मैं सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी हूं। हमारे विषय में कहा जाता है कि सेना पेट के बल चलती है। तो पेट के बल चलने में आशय वही होता है जिसे आपने सप्लाई चेन कहा, रसद, आपूर्ति, संसाधन, गोला बारूद, इनके भरोसे ही सेना युद्ध लड़ती है, मोर्चे पर जाती है। और ये जो पेट के बल चलने वाली कहावत है वो चुनावी मैदान पर अगर हम लागू करें तो कोई भी राजनीतिक दल बिना संसाधनों के कैसे चुनाव लड़ सकता है। जैसे आपने कहा कि चुनाव बहुत महंगा हो गया है, बहुत धनबल इसमें शामिल हो गया है, तो सबसे जरूरी चीज ही कांग्रेस जैसी पार्टी के खातों पर रोक लगा दी जाए, उसके ऊपर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया जाए। आज अजय माकन ने पोथी दिखा दी, इनकम टैक्स का जो कानून है वो 10,000 रुपए के जुर्माने की बात करता है। आप कितने गुना जुर्माना लगाएंगे। 30 साल 31 साल पहले के किसी लेन देन पर, किसी रिटर्न को न जमा करने पर आज आप नोटिस देंगे। यानी मंशा स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने में एक विकलांगता की स्थिति में पहुंचे। उसके पास चलने के लिए गाड़ियां नहीं हो, रेलवे के टिकट नहीं है, के लिए पैसे नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर सत्ता में बैठे लोगों की घबराहट ही प्रकट कर रहा है। वरना देश की आजादी के बाद आज तक कितनी पार्टियों ने इनकम टैक्स जमा किया है, और जबकि इनकम टैक्स से एग्जम्प्टेड है राजनीतिक दल। यहां तक कि राजनीतिक दल अपनी संपत्तियों में से, अपनी अचल संपत्ति में अगर कोई किराएदारी करते हैं, किराए पर किसी को रखते हैं, उस पर भी टैक्स नहीं लग सकता।
तो ऐसे कानून का दुरुपयोग करके एक बड़ी पार्टी को जो आपसे सीधे मुकाबले में है, उसे पूरी तरह से तोड़ने की एक आखिरी कोशिश है। और ये कोशिश कुल मिलाकर लोकतंत्र के लिए अच्छी निशानी नहीं है मुकेश जी। जी जी, इस पर भी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ विपक्ष को कमजोर करने के लिए उसकी सप्लाई लाइन काटी जा रही है, दूसरे उसके योद्धाओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। केजरीवाल पर जो ये कार्रवाई हुई है, आपको लगता है कि इसका भी असर उल्टा पड़ेगा? फिर तो अति हो रही है, ये देख रही है जनता। जनता की बात की अभी श्रवण जी ने। मैं श्रवण जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये जो हो रहा है ये होने देना चाहिए। वो जो अति हो रही है सत्ता की, वो जनता को भी तो दिखाई देगी। क्या इस पूरे महादेश में सिर्फ गैर भाजपाई नेता, गैर भाजपा शासित राज्यों में ही भ्रष्टाचार है? क्या पूरे देश में सारे मंत्री, मुख्यमंत्री जो बीजेपी के नहीं है, सांसद, विधायक, क्या वे ही भ्रष्ट हैं? क्या उन्होंने ही आर्थिक अनियमितताएं की हुई हैं? शीतल जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जेल में, और निश्चित तौर पर केजरीवाल को जमानत नहीं मिलने वाली है। आज हाईकोर्ट ने पहले ही उनको कह दिया था, उसके बाद ही आज ईडी पहुंची और गिरफ्तारी इस वक्त हो गई है। हेमंत सोरेन जेल में है। ये सब चीजें उस अति की ओर ले जा रही हैं जिसके लिए कहा जाता है ना, पाप का घड़ा फूटता ही है एक ना एक दिन। लोकतंत्र में ये एक तरह का पाप है कि आप पूरे विपक्ष को नेस्तनाबूद करके संसद से लेकर सड़क तक हर असहमत आवाज को उसका गला दबाकर निर्द्वंद रूप से एक तंत्रात्मक राज करना चाहते हैं। शीतल जी ने जो कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने रूस का स्मरण कराया, संकेत उनका रूस के लिए था, चीन के लिए भी था सर। वहां भी यही स्थिति है। यद्यपि चीन तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत आदर्श देश है। माननीय नरेंद्र मोदी जी सबसे ज्यादा बार चीन के मुखिया से मिले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कामकाज की जानकारी लेने के लिए, उसके तौर तरीके जानने के लिए चीन की यात्राएं करते रहे हैं। वैसा ही राज अपने देश में लागू करना चाहते हैं। और जो आपने कहा कि सीटें तो पर्याप्त मिलने वाली हैं, वो उतनी ज्यादा लेना चाहते हैं कि वे अपनी मनमर्जी का कुछ कर सकें। उसको भी खुलकर कहने की जरूरत है मुकेश जी। वे अपनी मनमर्जी का संविधान लाना चाहते हैं। ये संविधान उनकी उस मनमर्जी में राह का रोड़ा है। क्योंकि जब ये संविधान बन रहा था, जब ये तिरंगा अंगीकार हो रहा था, तब इस पार्टी का जो पितृ संगठन है, वैचारिक पुरखे हैं, उन्होंने तब भी इसे स्वीकार नहीं किया था। और अब भी बीच बीच में पार्टी के नेता कहते ही रहे ये तिरंगा हमें स्वीकार नहीं है, संविधान बदल देंगे। अभी अनंत कुमार हेगड़े ने कहा है। तो मैं समझता हूं जीत की पूरी गारंटी होते हुए भी अगर ये सब कर रहे हैं, ये जो अति कर रहे हैं, अति सर्वत्र वर्जते भूलकर वे अति पर उतारू हैं, तो शायद इसीलिए कर रहे हों कि कहीं ना कहीं या तो उन्हें आशंका है कि उतनी भी नहीं मिलने वाली जितने का दावा है, या उससे ज्यादा चाहिए। आधे से अधिक राज्यों में अपनी सरकार चाहिए और राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 बहुमत चाहिए। तभी उस पोथी को बदल पाएंगे जिसमें अनेक ऐसे शब्द, अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो इस विचारधारा को स्वीकार नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ हो रहा है, मैं श्रवण जी की बात से सहमत हूं, होने देना चाहिए। आखिर इस देश की जनता कब तक नहीं समझेगी कि यह गलत हो रहा है? गलत को गलत कब तक नहीं समझेगी? तो ये घटनाएं अभी और बढ़ेंगी। मुझे लगता है चुनाव का तो बहुत 2 महीने लंबा सिलसिला है, पता नहीं क्या क्या करने वाली है अभी ये सरकार। तो वो सब भी हो ही जाना चाहिए। एक बार देश को और दुनिया को देख लेना चाहिए कि लोकतंत्र की जननी में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी में किस तरह का लोकतंत्र चल रहा है। राहुल गांधी ने भले ये कह दिया हो कि लोकतंत्र नहीं है, मैं उस चरम पर नहीं जाना चाहता। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र एक दिन नहीं रहेगा अगर ये सब होता रहा तो। जी डॉक्टर मुकेश जी। पाठक जी, आपको जोड़ना चाहेंगे इस पे? जी बिल्कुल। मैं श्रवण सर, मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूं, मैंने अपना विचार नहीं कहा था। मैंने ये कहा था मोदी और बीजेपी को लगता है कि शायद इतनी सीटें नहीं आ रही हैं, इसलिए वो सब कर रहे हैं। मैं तो हर मंच पर, हर विमर्श में एक एक राज्य की सीटों की गिनती के साथ ये बताता हूं कि भाई एक्सट्रीम पर पहले ही थे। राजस्थान में 25 थी तो 26 तो नहीं आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 थी,
छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 थी, तो कुल मिलाकर इन सब राज्यों में एक एक दो दो सीट भी अगर कांग्रेस जीतेगी तो सारी घटत भारतीय जनता पार्टी की है। और ये नुकसान निश्चित तौर पर उसको हिंदी बेल्ट में ही होने जा रहा है। दक्षिण का तो आप खुद कह रहे हैं नहीं मिल रही हैं सीटें। और एक बात शीतल जी मैं जोड़ना चाहता हूं, अभी आज की जो ताजा अपडेट है, आपने कांग्रेस के दिग्गजों के चुनाव न लड़ने की बात कही थी। मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़े दिग्गज हैं दिग्विजय सिंह, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं राजगढ़ से। कल वे भोपाल आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 बजे करेंगे और सीधे राजगढ़ जा रहे हैं 2 दिन के दौरे पर। अभी तक की सूचना के हिसाब से उनका टिकट फाइनल है और वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मैं समझता हूं कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी लड़ना चाहिए। ये महासमर है, इस वक्त पीठ दिखाने का कोई अर्थ नहीं है। कांग्रेस को बचाने का जिम्मा अकेले सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे का थोड़ी है, या लोकतंत्र को बचाने का जिम्मा। ये जिम्मेदारी सबकी है। अगर उन्हें लोकतंत्र की चिंता और अपनी पार्टी की चिंता है तो सबको लड़ना चाहिए। अशोक गहलोत भी लड़े, भूपेश बघेल लड़ रहे हैं ना, दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं, श्रवण जी की बात से मैं सहमत हूं कि वे इतनी सीटें नहीं ला रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। यद्यपि हम लोग भविष्यवक्ता नहीं है, कई बार जमीनी हकीकत बदल जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अभी के विधानसभा चुनाव में हम लोग जमीन पर जो देख रहे थे, देश भर के पत्रकार जो देख रहे थे, उसके उलट फैसला आया। हम आज भी नहीं जानते ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो कल होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी बुरी तरह से चुनावी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। इसीलिए वे कुछ भी कर गुजर रहे हैं। वे सारी लोकलाज को बलाए ताक रखकर कुछ भी कर रहे हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उनको चुनाव में। जी मुकेश जी। छोटी सी टिप्पणी राकेश जी कि जनता तक बात पहुंचे तो हमारी रीच क्या है, हम कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, हमारे जैसे जितने भी यूट्यूब चैनल हैं उनकी रीच क्या है, वो पूरी टोटल मीडिया की 2-4% होगी। बिल्कुल ठीक बात है मुकेश जी। और जो है उसे भी रोकने के लिए कल जो अधिसूचना जारी हुई थी, संयोग से आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। वरना वो बची खुची रीच भी आपकी खत्म करने की तैयारी है सरकार की तरफ से। आपको ये डिबेट हटानी पड़ सकती है 2 घंटे बाद, क्योंकि उनका फैक्ट चेक यूनिट पीआईबी का कह देगा कि श्रवण गर्ग जी ने कुछ ऐसा बोला था जो ठीक नहीं था, इसलिए डिबेट को हटाइए, आप डिलीट करिए अपने चैनल पर से। तो ये बात बिल्कुल सही है। जितने तौर तरीके हैं लोगों तक पहुंचने के, उन सारे माध्यमों पर उनका कब्जा है। बेशक उनका प्रचार तंत्र बहुत बड़ा है, अक्षोहिणी सेना है उनके पास इसके लिए, लेकिन इसके बावजूद जब जनता अपनी मर्जी पर आ जाती है तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी को भी चुनाव हरा देती है, अटल आडवाणी की जोड़ी को भी इंडिया शाइनिंग फील गुड कहते कहते भी हरा देती है। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। और अंतिम एक वाक्य मैं जोड़ना चाहता हूं, श्रवण जी ने एक लंबी सूची गिनाई कि किन किन को बचाने के लिए चुनाव जीतना उनका जरूरी है, वे हारना क्यों नहीं चाहते। उसमें एक वाक्य मैं सिर्फ संकेतों में कहना चाहता हूं, 2 लोग हैं ऐसे जो जानते हैं अगर चुनाव हार गए तो उनका स्थान कहां होगा। कानून ने अगर अपना काम सचमुच ईमानदारी से किया सत्ता परिवर्तन के बाद, तो उन दोनों लोगों का स्थान कहीं ऐसी जगह होगा जहां वे नहीं जाना चाहते होंगे। इसलिए येन केन प्रकारेण हर तरह से साम दाम दंड भेद के जरिए इस सत्ता को बचाए रखना उनके लिए जरूरी है। जी मुकेश जी।